ओम शांति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले आज की जो मुरली है तो उस पर आप हमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें। बाबा ने आज दो शब्दों का प्रयोग किया, मिलावट और बनावट। तो ऐसे तो बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि मिलावट भी नहीं हो, बनावट भी नहीं हो, क्योंकि रियल रॉयल आत्मा बनना है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में इसमें आप हमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण दें कि वो कैसे जाने अनजाने में मिलावट हो जाती है। जाने अनजाने में मिलावट नहीं होती ना। मान लीजिए एक घड़ी के लिए मैंने कुछ गलती की है और मुझे वो भूल अपने बड़ों को बतानी चाहिए, तो मैं उस भूल से दबी हुई तो हूँ, कॉन्शियस पर प्रेशर तो है, तो मैं बड़ों को कहती हूँ, दादी आपको तो पता ही है ना मेरा ये स्वभाव है, लेकिन फिर भी मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। दादी कहती है ये है तो सही ना। तो मैं उसको जैसे कि क्षमा लेने की मिलावट कर रही हूँ और साथ साथ बता भी रही हूँ, क्योंकि मुझे बताना, ये सच्चाई रखनी है, अपने आप को सत्य सिद्ध भी कर रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ क्षमा की प्रार्थना भी कर रही हूँ। लेकिन इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स मैं दिल से रियलाइज़ नहीं कर रही हूँ। अगर दिल से रियलाइज़ कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूँ कि दादी आपको तो सब पता ही है। बाबा साफ मुरलियों में कहता है, मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान हूँ। आपको अंगे अखरे सब कुछ बताना होगा, और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो स्पष्टीकरण नहीं और रियलाइजेशन नहीं, तब तक आपकी वो भूल माफ़ भी नहीं होती है। तो ये आप मिलावट करके बता रहे हैं। और बनावट, हाँ सब लोग थे उसमें, मैं भी थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। तो ये क्या है, किया नहीं, आपका वहाँ प्रेजेंट होना ही गड़बड़ है। आप क्यों उसमें भाग लिया, आप वहाँ मौजूद रहे और आप बता रहे हो कि हाँ सब लोगों ने ऐसा किया, लेकिन मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। आपने देखा, रियलाइज़ किया, वहाँ पर थे सब कुछ था, तो फिर तो यू आर ए पार्टी। तो हम मिलावट और बनावट, कई बातें हम लज्जा के कारण, देहाभिमान के कारण मिलावट कर देते हैं, सही बात स्पष्ट शब्दों में नहीं बताते हैं, जबकि बाबा हमसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहता है। जो बात जो है जैसे वो है, तो मैं उसमें मिलावट क्यों करूं। मिलावट की हुई बात जो होती है उसके लिए बाबा कहता है सच्ची नहीं है, और उन आत्माओं को बाबा सच्चा मानता नहीं है। उनको कहेगा कि ये मिक्सचर माल है, मिक्सचर है। और बनावट, सबने ऐसा किया लेकिन मैंने ऐसा किया, ये बनावट है। आप अपने आप को सत्य सिद्ध कर रहे हैं, औरों से बेटर ऑफ सिद्ध कर रहे हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। जैसे आज जो बाबा ने खुशी की भी जो बात कही, हर्षित की, एक हर्षित अंदर का होता है, एक बाहर का होता है, और कई बार अंदर हर्षित नहीं होते लेकिन बाहर से वो दिखावा होता है कि भाई आई एम हैप्पी। इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट।
when you're faking it and ultimately you make it. तो अगर जैसे कहते हैं ना कुछ नहीं तो कम से कम आप कुछ कर दो, करते करते योग लग जाएगा, कहते हैं ना योग नहीं लगता तो आके बैठ जाओ, फेक इट till you make it. आप ये वो भाव है इसके अंदर, आप झूठ बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, अल्टीमेटली लोग झूठ को ही सच समझना शुरू कर देते हैं। ये वो चीज़ है, तो उससे काम नहीं चलेगा आपका, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। जो योग है वो ट्राई ट्राई ट्राई, तो ट्राई करने से हो जाए, वो फेक बात नहीं है, उसमें आपको ट्राई करना है। जितना आप बाबा को प्यार से याद करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो हो जाएगा, वो अलग चीज़। दीदी हमारे पास कई बार यूथ के जो बाबा के बच्चे हैं और यूथ हैं, उनका एक प्रश्न आया है, आता भी है कि कोई व्यक्ति है वो पूरी धारणा नहीं करता, जैसे जो बाबा के जो नियम है, जैसे बाबा ने आज बड़े ही स्ट्रिक्ट जो हमें नियम बताए हैं, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होना है, बिल्कुल सत्य रहना है, मिलावट बनावट ना हो, और भी सारी धारणा है। लेकिन जो कुछ थोड़ा आधा मिलावट बनावट करके और कुछ अच्छी सेवा करते हैं, तो उनके काफ़ी वो आगे जा रहे हैं, उनको बड़े भी पूछते हैं इस तरीके से। और जो बिल्कुल सिंपल है, अंदर एक बाहर एक है, वो एक कोने में बिल्कुल सिंपल रहता है, तो बाहर से तो लगता है कि वो बहुत उन्नति कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो आगे जा रहे हैं बल्कि उनके पास वो धारणाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। देखिए, उनको बड़े क्यों पूछते हैं? एक बात हम हमेशा ध्यान पे रख लें कि जब तक हमारा ये एटीट्यूड रहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको आंसर्स और संतोष नहीं मिलेगा। बड़े ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण हो सकता है। उस आत्मा में 10 गुण हैं, 4 अवगुण हैं। बाबा का कहना यह है कि जिसके पास जो गुण हो उससे आप सेवा लो, वो उस आत्मा के लिए लिफ्ट बन जाता है। और जब व्यक्ति कोई करते करते एक ऐसी पोजीशन पर आ जाता है, तो वो खुद ब खुद शर्मिंदा होता है कि मेरी इतनी सारी बातें अच्छी हैं, ये बात मेरी कितनी खराब है, तो वो खुद ब खुद उसको छोड़ने के लिए आतुर हो जाता है। तो बाबा हमेशा ऐसी आत्माओं को इनकरेज इसलिए करते हैं कि वो आत्मा अपने उस अवगुण को इस गुण की लिफ्ट से छोड़ देगी। अब यूथ जो है उनका माइंड इतना मैच्योर और इतना त्रिकालदर्शी तो नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर से देख करके एकदम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, इनके साथ हम इतनी धारणा कर रहे हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, और ये ना बाजार का भी खा रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। फिर उसकी गलती, उसकी कमजोरी उसकी, क्या पता वो अपनी कमजोरी से कितना परेशान है, ये भी तो हो सकता है। तो हमें दूसरों को तो देखना ही नहीं है ना, एक तो ये प्रिंसिपल है, दूसरों को तो देखना ही नहीं है। आपके पास जो गुण है, आप अपनी धारणाओं की शक्ति को रियलाइज करो। जितनी आप पक्की धारणाएं रखेंगे उतने आप शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो अपनी कमजोरी को ठीक कर सकता, उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। आपको हेल्प नहीं चाहिए, आप अपने पाँव पे खड़े रह सकते हैं, उस बेचारे को चाहिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है ये अंदर लूला लंगड़ा है, ठीक है इसको चलने दो जैसा चल रहा है, नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे, उसको ठीक करने की सपोर्ट देंगे ना उसको। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली क्या काम आता है, चलो एक घड़ी के लिए उसका भाषण बहुत अच्छा, बाकी उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके भाषण से
कार्य किया जा रहा है। बाबा कहता मन वचन कर्म तीनों ठीक होना चाहिए। मान लो मेरे पास और कोई हैंड नहीं है, वही है, तो मैं उसका यूज तो करूंगी ना सेवा में, गुण को। फिर धीरे से उसको समझाने योग्य भी बनूंगी। वो खुद भी रियलाइज करता है कि मैं ये कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये बातें हैं, रियलाइजेशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से अपने आप को हमको कभी भी हार के खाने में नहीं ले जाना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है तो इसलिए मैं क्यों करूं, हम छोड़ करके बैठ जाएं, मैं क्यों करूं, कोई तो हमारी सुनता नहीं, धारणा का तो कोई महत्व नहीं, क्या है, किनारे हो जाओ, ये ना समझिए। लेकिन जो अभी जैसे शॉर्टकट हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे सब दिख रहा है तो हम अपनी धारणा को इंटैक्ट रखें, तो लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छी धारणा और बहुत अच्छी समझ और धीरज चाहिए, क्योंकि उस समय शायद उनको प्राप्ति ना हो। बिल्कुल। सो अनदर क्वेश्चन इज दीदी कि बड़े दीदी जिनकी आपने पालना ली है वो धारणा मूर्त थे और वो धारणा की ही क्लास कराते थे, जैसे कि हम सुनते आए हैं। तो आपके उनके साथ बिताए हुए कोई ऐसे आपने उनसे कुछ ऐसा धारणा की बात ऐसी सीखी या कोई ऐसे पल, वो आप हमारे साथ शेयर करें। बड़ी दीदी से मैंने बहुत सारी बातें सीखी। सब बताओ, 3-4 बताती। बड़े दीदी आत्मा को परखते थे और परख करके उस नग को कहाँ फिट करना ये दीदी जानते थे। मैं जब आई हूँ दिल्ली में, दीदी मुझे लेकर के आए हैं इंदौर से। वहाँ दादी जी ने 2.5 महीने के लिए भेजा था। दादी दीदी दोनों आए थे इंदौर और दोनों ने ही आपस में बात करके मेरे को दिल्ली के लिए कहा। तो बड़े होते हैं, उनकी बात को तो मानना होता है। परंतु दीदी ने मुझे किस ढंग से हैंडल किया। दीदी ने बहुत ऊंची आशाएं रखी। जहां दीदी जाते थे वहां मुझे लेके जाते थे और मुझे कहते थे पहले तुमने बोलना है, बाद में मैं क्लास कराऊंगी। आज कई बहनें जाती हैं बड़ों के साथ, बड़े बैठ के गद्दी पर क्लास कराने के लिए खुद क्या कर रही है कोई होश नहीं, सुनना भी है वो भी होश नहीं है कि हमारे बड़े क्या बोल रहे हैं। दीदी नहीं थे। दीदी कहते थे पहले तुमको बोलना है और मैं सुनूंगी। तो हम लोग अटेंशन रखते थे पढ़ाई पर, क्योंकि बड़े दीदी का अटेंशन पढ़ाई पर बहुत था। तो दीदी ने सिखाया संग का रंग, हमेशा बड़ों का संग करो, हमेशा बड़ों के संग में रहो, छोटों के नहीं। मेरा स्वभाव कुछ सोशलिस्ट प्रकार का था, सबको समानता, सबको ये। तो दीदी ने मेरे को सिखाया। अभी भी मेरा वो संस्कार है, परंतु बड़े दीदी ने सिखाया संग का रंग। क्या हुआ, ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन था और दिल्ली में उस समय वीआईपीज को फिक्स करना, गेस्ट फिक्स करना मैं करती थी। बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, परंतु फर्स्ट डे ही इनॉग्रेशन पर मेरा पाँव मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया और मैं अब ताल कटोरा जा नहीं सकती थी। दीदी मुझे घर में
में रहती थी तो मैं सीढ़ी घिस घिस के नीचे आ जाती थी बैठी बैठी, और टेलीफोन एक ही होता था। ऑलराउंडर दादी के कमरे में बैठ करके पांडव भवन की बात बता, पांडव भवन दिल्ली, और वहाँ से मैं सारे फ़ोन करती थी, सब गेस्ट को फ़ोन करती थी, सेवा करती थी, नयों को इनवाइट करती थी। कहते दोपहर हो जाती थी, ऊपर चढ़ना मेरे लिए कठिन। तो वहाँ पर माताएं जो भंडारे वाली होती हैं वो म्यूज़ियम में सो रही थी। तो मेरे को जा कर के मैं कहाँ सोऊं, तो मैं चली गई, सो गई। बड़े दीदी आए, दीदी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ऑलराउंडर दादी को कहा तुमने इसको कहाँ सुलाया है, इसको तुम चंद्रमणि दादी के कमरे में भेजो। और दादी चंद्रमणि के साथ मुझे सुलाया। इसको बड़ों का संग चाहिए। तब से मैंने गांठ बांध ली। मुझे दादियों का संग बहुत प्यारा लगता था, और उनके चाहे दादियां हो चाहे बड़े बुजुर्ग थे, बड़ों का संग, उससे मुझे कभी दादियों से डर नहीं लगा, कभी उनसे डिस्टेंसिंग नहीं, कभी मैं घबराऊं नहीं। अच्छा, मुझे जो गलती भी बताते थे मैं उसको अच्छी तरह स्वीकार करती थी, सीख लेती, क्योंकि यज्ञ के नियम, यज्ञ का तौर तरीका, रहन सहन अलग प्रकार का था, अपने घर का अलग होता है, यज्ञ के सिस्टम में हमको ढालना होता है। छोटी सी बात, दीदी अपने साथ मुझे भोजन कराते थे तो मैं चावल चम्मच से खाती थी और दीदी हाथ से खाती। मेरा कहा मुट्ठी, बाबा भी चावल जो था वो हाथ से खाता, तू चम्मच से खाती है। मैंने चम्मच छोड़ दिया, ठीक है, जैसे बाबा खाता वैसे खाइए। छोटी सी बात है। ऐसे ही एक बार दीदी के कमरे के आगे मैं खड़ी थी और बहुत सारे वहाँ पर विद्यार्थी पार्टी लेके मैं गई थी, तो मेरे को क्राउड अच्छा नहीं लगता था। उनकी जो ज़रूरत थी, किसी को लिटरेचर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो मैं उस टाइम पे करती थी जब कोई ना हो। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर क्लास चल रही है और मैं दीदी के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। क्लास चल रही है मेडिटेशन हॉल में, दीदी बाहर निकले, ये तुम यहाँ कैसे, मधुबन की बात है, मधुबन पांडव भवन, तुम यहाँ कैसे खड़ी है। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे हैं, भाई बहनों को ये ज़रूरत है, बहुत रश होता है, तो मैंने सोचा मैं अभी, तुमको पता है ऊपर टीचर्स क्लास चल रही है। मैंने कहा हाँ पता है। दीदी ने कहा जाओ क्लास में जाओ, ये काम बाद में करना, क्लास में जाओ। ये चीज़ तो पढ़ाई का महत्व, क्लास आप टीचर्स के लिए रखी है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तब से गांठ बांध ली, टीचर्स क्लास हो, कोई क्लास जो हमारे लिए स्पेशल हो, उसको हमने मिस नहीं किया। दीदी मेरे को मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया। मेरे को दीदी ने कहा तुम पार्टी लेके नहीं आया करो, तुम अपने आप आया करो, अकेले आया करो, क्योंकि पार्टी के साथ तो लगना पड़ता है ना सब, उनकी संभाल। तो दीदी को वो पसंद नहीं था कि मैं ये सब करूं, तो दीदी कहते थे तुम अकेले आया करो। मैं अकेली जाती थी और दीदी को वहाँ पर पोस्ट लिखानी होती थी, काम कराने होते थे, दीदी सब काम मेरे से कराती थी। चिट्ठी लिखनी है, कैसे चिट्ठी लिखनी है, क्या दीदी की कला थी पत्र लिखने की। दीदी ने सिखाया, मानो मैंने आपको पत्र लिखना है दीदी ने, तो मैं, दीदी सिखाती थी इसकी महिमा लिखो, सदा सुहागन,
सदा एक बाप की रस में रहने वाली, सदा ऐसे 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 करके फिर उसका नाम लिख के फिर याद प्यार लिखो, फिर मुरली की आज की एक पॉइंट लिखो, उसके बाद आगे की बात लिखो। ये दीदी ने पत्र लिखना सिखाया, मैनेजमेंट सिखाया। मैं दीदी के शुरू में जब थी तो मैं दीदी के पास जाती, मैं बहुत डरती थी दीदी से, शुरू की बात है। दीदी बीमार हुए और दीदी पांडव भवन में उनको रखा गया था, दिल्ली पांडव भवन में। तो डर भी था और थोड़ा सा एक फजीलत के हिसाब से सब लोग जाते थे दीदी को गुड मॉर्निंग करने, मैं नहीं जाती थी। तो दीदी ने गुलजार दादी को कहा सब लोग आते, मेरे पास आशा नहीं आती है। तो मेरे को गुलजार दादी ने कहा आशा तुम गई नहीं दीदी के पास? मैंने कहा दादी इसलिए नहीं गई कि दीदी बीमार है, सब लोग जाएंगे तो दीदी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं नहीं गई। दीदी के पास मैं गई, दीदी ने बहुत प्यार किया, कहा तुम आई नहीं? मैंने कहा दीदी आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं नहीं आई, क्योंकि मरीज को तो रेस्ट चाहिए। दीदी ने कहा तेरे आने से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होती। एक बार नहीं, दीदी ने मेरे 2 बार कहा, अलग अलग ओकेजन पर, क्योंकि मैं दीदी को सेवा के समाचार सुनाती थी। मेरे पास कोई फालतू फंड की बातें नहीं थी, हमेशा समाचार सुनाते तो दीदी को बहुत खुशी होती थी, अच्छे अच्छे समाचारों से। और मैं आपको एक बात आज बता रही हूँ, मैं पत्र लिखती थी समाचार के, वो पत्र 10-12 पेज के भी होते थे। दीदी उन पत्रों को रात्रि क्लास में मधुबन में सुनाते थे, उसके बाद उस पत्र से सेवा लेती थी, बॉम्बे भेजती थी, बॉम्बे वालों को कहती थी इसको पूना भेजना, पूना को कहती थी इसको बेंगलोर भेजना, ऐसे लंदन तक जाते थे, ऐसे दीदी सेवा लेती थी। मैं कितनी बातें सुनाऊं, बहुत कुछ सीखा दीदी से। कभी कभी हम सोचते हैं हम समाचार सुनाएंगे तो क्या वैल्यू है, ये भी स्टेज मेरी आई, दीदी चले गए, दादी को भी इंटरेस्ट था, परंतु तब सेवाएं बहुत बढ़ गई, सब और की बढ़ गई। तो एक बार मैंने दादी जी को राखी थी और वो सीधा मैंने नाम लिख करके भेज दिए इसको राखी। दादी जी का फोन, आशा कैसा पत्र भेजा है, समाचार नहीं है। मैं तो सब लिस्ट भेजी थी, मेरे को समाचार भेजो, क्या बातचीत हुई। तो दादियों को इंटरेस्ट होता था और इससे हम लोग को बहुत एनकरेजमेंट मिलती थी। फिर ये सीखा, दादी तैयार हो जाती तो दादी से पहले हमको तैयार होना है, दादी रेडी है उनसे पहले। बड़े दीदी को ये पसंद नहीं था कि मेरी नेचर थी, मैं कर्मणा भी कर लेती थी, कर्मणा भी फास्ट कर लेती थी और सब। एक बार दीदी ने मेरे को कहा तेरा काम नहीं है। इसमें क्या है, कर्मणा कर लेते हैं, फुल का फास्ट बना लेते हैं सब। दीदी ऐसा क्यों कहते हैं? दीदी कहते थे कृष्णा अय्यर जी आते थे, तो कृष्णा अय्यर जी को जगदीश भाई ने कोर्स कराया था, लेकिन डेली उनको जो योग कराना होता था, योग के लेसन देना, वो मैं करती थी। कोर्स पूरा होता था, जगदीश भाई चले आते थे, फिर मैं बैठती थी। फिर कृष्णा अय्यर जी को बहुत अच्छा लगता, मुरली भी सुनाते थे, सब लंबी कहानी। और बहुत अच्छा बाबा का पहला माइक निकला जिसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। तो कभी वो आते थे तो मैं खाना बनाने में या उनको सर्व करने में लग जाती।
दीदी कहते थे नहीं, तुम बैठो, तुम ज्ञान सुनाओ इसको दूसरा कोई ज्ञान नहीं सुनाएगा अंग्रेजी में, तुमको सुनाना है, ये काम कोई और करेगा। तो दीदी के अंदर ये कला थी किसको क्या काम देना है। से गायत्री मोदी थी, इन्हें वीआईपी हैंडल किया, वीआईपी की हैंडलिंग क्या होती है ये दीदी को पता, किसको कैसे हैं। गायत्री मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की, जो जब उसके पास जाते थे मोदी नगर में 10-12 जितनी गाड़ियां चाहिए ज़रूरत होती थी उतनी भेजती थी। और दीदी, हम लोग तो थोड़ी सी मतलब गाड़ियां उन दिनों में बहुत कम थी। हम तो एक ही एम्बेसडर में 5-6-7 जने बैठ जाते थे। दीदी ने सिखाया नहीं, वीआईपी के पास जाना है तो कैसे जाना है। केवल 3 एम्बेसडर में, केवल 3, एक सामने बैठेगा 2 पीछे बैठेगा। तो बड़े दीदी के अंदर वो जो रॉयल संस्कार थे। बहुत अच्छा दीदी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए उस टाइम। बहुत सारी बात है। दीदी ने फेथ बहुत रखा। दीदी के उस फेथ ने मेरे को बहुत शक्ति दी। थैंक यू सो मच दीदी, हमें ऐसा ही लग रहा है कि आपसे हमें वो दीदी की वासना भी आ रही है और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि वो फर्स्ट हैंड अनुभव हमें सुनने को मिल रहे हैं और आपकी पालना हम सभी को प्राप्त हो रही है। तो जाते जाते हमारा समय, तो इस समय की सीमा है, लेकिन आप सभी जो हमारे भाई बहन हैं उन सबको आप क्या पुरुषार्थ के लिए इंडिकेशन देंगे? मैं ये कहूँगी, जो आज आपने मुरली पूछी और उसके बाद लास्ट में दीदी के बारे में पूछा, मैं ये कहूँगी कि अपने बड़ों को जो रिस्पेक्ट देना है वो क्या है। जैसे दीदी बाबा की सच्ची, वफादार, एक अव्यभिचारी याद वाली, एक बाबा दूसरा न कोई, उस नशे में रहने वाली, इस चीज को हम भी अपनी जिंदगी में उतार लें। ये नशा बहुत काम देगा। आत्मा सदा हर्षित रहेगी, प्रफुल्लित रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। दीदी का पढ़ाई पर नंबर 1। दादी जी क्लास में पहुँचे मुरली सुनाने, उससे पहले दीदी क्लास में पहुँचती थी और दीदी को अच्छा लगता था कि हम दीदी के पास बैठे। दीदी कहती थी अच्छे स्टूडेंट पीछे नहीं बैठते, अच्छे स्टूडेंट आगे बैठते और अपने पास बिठाते। तो हमें उन अच्छाइयों को धारण करना है। थैंक यू सो मच दीदी। तो ये थे आज के बहुत सुंदर दीदियों के, दादियों के, बड़ों के अनुभव, और हमको वो प्रैक्टिकल, आशा दीदी ने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक प्रकार से डायरेक्शन दिया कि हमें भी अपने इस ब्राह्मण जीवन को कैसे चलाना है, ज्ञान, योग और धारणा के आधार से। अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो आप उसको मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।